विधवा बहू और सुहागन बहू में भेदभाव। रात का समय होता है। घर के सभी लोग आराम से अपने कमरे में सो रहे थे। वहीं निहारिका एक हाथ में अपनी सैंडल लिए और एक हाथ में शराब की बोतल लिए घर का दरवाजा खोलती है और घर के अंदर आती है। नी में वोडका लगा के तेरे नाल नचना। नी में वोडका लगा के तेरे नाल नचना। उसे नशे की हालत में घर के अंदर आते हुए निरंजना देख लेती है। अरे बहू, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। आओ जो शराब, तुम होती कौन हो मुझसे ये सब बोलने वाली। जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। निहारिका, ये क्या तमीज है अपनी सास से बात करने की। शराब के नशे में तुम अपनी सास से बात करना भी भूल गई हो। तू और मेरी सास, अरे जा जा, रास्ते के फकीर हमेशा गले पड़ते हैं। निहारिका ऐसे कहकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इस बात का निरंजना को बहुत दुख होता है और वो अपने आप से कहती है, ये सब मेरी ही गलती है। काश मैंने उस वक्त निहारिका को इतना बढ़ावा ना दिया होता तो शायद आज ऐसा ना होता। अब वो मुझे ही कुछ नहीं समझती। निरंजना अफसोस करते हुए अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते निरंजना को अपनी गलती का पछतावा होता है। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भैया, आपने कोलकाता वाली मीटिंग के बारे में कुछ बताया नहीं मुझे। अरे तुम्हें बताया तो था। आज ही तुम्हें कोलकाता वाली मीटिंग के लिए जाना है। 2 दिन वहां स्टे करके वापस आ जाना। रेहान ये सुनकर अपनी पत्नी सौम्या से कहता है, सौम्या, जाओ अपना और मेरा सामान पैक कर लो, हमें कोलकाता निकलना है आज ही। तुम्हें सौम्या को ले जाने की क्या जरूरत है? जहाँ तुम्हें अकेले जाने का काम है तो वहाँ डबल खर्चा लगाने जा रहे हो। हाँ हाँ, सही कहा। इसी बहाने पैसे तो बचेंगे और वैसे भी तुम अभी तो हनीमून से आए ही हो, फिर दोबारा तुम्हें बाहर जाना है। रेहान ये बात सुनकर शर्मा जाता है, जिसके बाद वो अकेला ही कोलकाता के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। जैसे ही उसके 2 दिन खत्म हो जाते हैं और वो वापस आ रहा होता है, आते समय उसकी फ्लाइट क्रैश हो जाती है। माँ जी, रेहान जी सुबह की फ्लाइट से निकले थे। दोपहर तक उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन शाम हो गई है और मैं अभी तक उनको कॉल करती जा रही हूँ, पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अरे बहू, घबरा क्यों रही है? आ ही रहा होगा, क्या पता किसी जरूरी काम से रास्ते में ही रुक गया हो। तभी निहारिका आती है और कहती है, माँ जी, माँ जी, अभी अभी रंजीत जी का कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि रेहान की फ्लाइट क्रैश हो गई और मरने वालों की लिस्ट में उसका नाम भी है। ये सुनते ही सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और निरंजना फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों सास और बहू का बहुत बुरा हाल हो गया था। रंजीत हॉस्पिटल से रेहान की डेड बॉडी ले आता है, जिसके बाद घर के सभी लोग मिलकर रेहान का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन रेहान के जाने के बाद सौम्या की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उसे विधवाओं की तरह जीना पड़ता है। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? क्या तुझे घर के काम दिखाई नहीं देते? काम ही तो कर रही हूँ माँ जी। तभी निहारिका आती है और कहती है, आज मेरी तबीयत खराब है सौम्या, मेरे हिस्से का काम भी तुम कर लेना। लेकिन जेठानी जी, तबीयत तो मेरी भी खराब है, ऊपर से मेरे पास तो दवाई भी नहीं है। ओहो, देखो तो सही, सियानी मुर्गी को कितनी तेज बन रही है। चुपचाप घर के सारे काम तू ही कर, मेरी बहू कोई काम नहीं करेगी इस घर के अंदर। निरंजना ऐसा कहकर अपनी बड़ी बहू निहारिका को वहां से ले जाती है। चल बहू, तू चलकर अपने कमरे में आराम कर ले और मैं तेरा सर दबा देती हूँ। निरंजना निहारिका को ले जाती है, जिसके बाद सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं खड़ी हुई रोते हुए अपने पति रेहान को याद करने लगती है। अजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। इस घर के अंदर मुझे कोई कुछ नहीं समझता। वापस लौट आओ। काश आप वापस लौट आ पाते और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता। ऐसे ही दिन प्रतिदिन निरंजना के साथ साथ निहारिका भी सौम्या के ऊपर अत्याचार करती रहती है। वहीं निहारिका को अपनी सास से मिला हुआ बढ़ावा उसे गलत दिशा में ले जाने लगता है। अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है।
कपड़ों की चिंता क्यों करती है? मेरे पास बहुत सारे कपड़े। तू बस यहाँ से आओ और मेरे घर पर चेंज कर लो, उसके बाद हम पार्टी में चलेंगे। निहारिका घर से तो नॉर्मल तरीके से निकल जाती है, लेकिन जब वो शेफाली के घर पर पहुंचती है तो वहां उसकी शॉर्ट ड्रेस पहन लेती है और उसके बाद वो शेफाली के साथ एक क्लब में चली जाती है। यार तू क्लब में आई है और तूने एक भी ड्रिंक नहीं ली। यार मैं कैसे ले लूं? मेरे घर पर किसी को पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी मेरी जान। चल 2 घूंट मार और साथ में ठुमका भी लगा। शेफाली के इतना कहते ही डीजे पर गाना बजने लगता है। देखा ना, अब तो गाना भी तेरी ही धुन को चल रहा है। 2 पैग मार और भूल जा। शेफाली की बात मानकर निहारिका 2 पैग मार लेती है, जिसके बाद उसे बहुत नशा हो जाता है और वो डीजे फ्लोर पर खूब नाचती है। इसी प्रकार अब उसे रोजाना क्लब और पार्टी की आदत पड़ जाती है। अपनी बड़ी बहू को बिगड़ते हुए देख निरंजना एक दिन उससे कहती है, बहू, मैंने कितनी बार देखा है कि रात के समय तुम देर रात से आती हो और खूब शराब के नशे में होती हो। ये सब इस घर में नहीं चलेगा। ये जिंदगी मेरी है और जिंदगी को कैसे जीना है इस पर मेरा अधिकार है। आप बोलने वाली होती कौन हो? आइंदा मेरी जिंदगी के बीच में दोबारा कभी मत बोला। और हाँ, आज भी मैं देर रात से ही आऊंगी। निहारिका ऐसा कहकर क्लब के लिए चली जाती है। उसका ये जवाब सुनकर निरंजना रोने लगती है। तभी वहाँ सौम्या आती है और उसे शांत करवाते हुए कहती है, माँ जी आप रोती क्यों हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी बड़ी बहू को सही रास्ते पर कैसे लेकर आऊं। तभी सौम्या निरंजना के कान में उसे एक सुझाव देती है। आइडिया तो बहुत अच्छा है। जा बहू, जल्दी से मेरा फोन लेकर आओ। यहाँ निरंजना फोन मिलाती है। वहाँ क्लब में पुलिस की रेड पड़ जाती है, जिसके चलते निहारिका और उसके सभी दोस्त गिरफ्तार हो जाती हैं। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो यहाँ बस एंजॉय करने आई थी। हाँ हाँ पता है तुम जैसी अमीर और बिगड़ैल लड़कियाँ किस प्रकार और क्यों आती हैं यहाँ ऐसी जगह पर। अब तो जब तुम्हारी बेल होगी तभी तुम थाने से बाहर निकलोगी। निहारिका को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। तभी वहाँ पर निरंजना अपनी विधवा बहू सौम्या के साथ जेल में आ जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। बहू, देर आए दुरुस्त आए। तुझे तेरी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। निहारिका अपनी बड़ी बहू को भी छुड़ा लेती है। उस दिन के बाद से निरंजना अपनी दोनों बहू को एक समान दर्जा देती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दशरथ ने अपनी दोनों बेटियां टीना और काजल का रिश्ता अभिमन्यु और कार्तिक से तय कर दिया था। तभी वह अपने दोनों दामादों को मिठाई खिलाता है। फिर कार्तिक हाथ धोने के बहाने अंदर जाता है। वहीं टीना उसे अपनी ओर खींचकर कहती है, कार्तिक, मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकती। बाहर भी जाएंगे तो हम अपने अपने पार्टनर के साथ बिजी होंगे। तुम्हारे साथ वक्त ही नहीं गुजार पाऊंगी। अच्छा, तभी तुमने मुझे यहाँ चुपके से खींच लिया ताकि अकेले मिल पाऊँ? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा भी मुझसे मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए मेरे पीछे पीछे आए, वरना तुम तभी चले जाते बाहर। अच्छा, आप बाहर चलो वरना कोई हमें देख लेगा। यू नो ना, मैं तुम्हारा देवर हूँ। देवर होंगे सबके लिए, मेरे लिए तो तुम मेरी जान हो। मैं तुमसे प्यार करती थी। मैंने पापा से तुम्हारे लिए रिश्ता मांगा था, लेकिन उल्टा ही हो गया। मेरा रिश्ता तुम्हारे बड़े भाई के साथ कर दिया और मेरी सौतेली बहन का तुम्हारे साथ। उससे तो मैं वैसे भी चिढ़ती हूँ और अब तो और गुस्सा आएगा। कोई बात नहीं जान, ऐसे न सही तो वैसे ही सही। रहेंगे तो एक ही घर में, तो कर लिया करेंगे मजे बाहर जाकर। अरे दोनों बच्चे, तुम कहाँ रह गए? वो तुम्हें बुला रहे हैं। दशरथ की आवाज सुनकर वह दोनों कार में पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद चारों एक रेस्टोरेंट में आकर आइसक्रीम का मजा लेते हैं। तभी टेबल के नीचे कार्तिक टीना का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे आंखें दिखाती है। क्या हुआ टीना, तुम अनकंफर्टेबल हो क्या? हम दूसरे रेस्टोरेंट में चलें? नहीं नहीं अभिमन्यु, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ओके। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही शादी से पहले, उसके बाद तो हम हस्बैंड वाइफ बनकर आएंगे। हाँ जान, ये तो है। तुम तीनों में से किसी को कुछ और ऑर्डर करना है? पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी? नहीं, हो गया। अभिमन्यु, मैं सोच रही थी शादी के बाद हम किसी रिजॉर्ट में चलते हैं चारों। अच्छा आइडिया है, टाइम स्पेंड कर लेंगे। हाँ, मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा। ठीक है, तो शादी के बाद हम वहीं चलेंगे।
मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बहन। हम दोनों बहनों की एक साथ एक ही मंडप में शादी हो रही है और एक ही घर में जाएंगे। हाँ काजल, इस तरह से दोनों कपल एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पर कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। कविता अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है, टीना आगे बढ़ जाती है। वहीं काजल अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। उसकी शक्ल देखकर कविता मुंह बनाकर कहती है, अरे ओ काली बहुरिया, क्या अपने मन में मंत्र पढ़ रही हो? गोरी बहू तो आगे बढ़ गई, तुम क्यों अभी तक यहीं खड़ी हो? चलो अंदर। मुझे तो ये समझ नहीं आता, एक बाप की एक गोरी बेटी और दूसरी काली क्यों है? माँ, आपको ऐसा कहना जरूरी है क्या? जब आपको पता है दशरथ पापा जी की दूसरी शादी से काजल हुई है और उसके रंग रूप का कोई मतलब नहीं है, वो बहुत अच्छी है ना मेरे भाई कार्तिक? तभी तो उसने काजल से शादी करने का फैसला किया है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल, काजल बहुत अच्छी है। चलो काजल। कार्तिक काजल का हाथ पकड़कर उसके साथ गृह प्रवेश करता है। ये देख टीना चिढ़ जाती है। कार्तिक को बड़ा टीना का हाथ पकड़ना है। आऊंगी ना, अभी तो बताऊंगी। कुछ देर बाद चारों अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। तभी टीना अभिमन्यु से कहती है, अभिमन्यु, मुझे रसोई में जाना है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मुझे तुम्हारा इंतजार है। टीना कार्तिक को खिड़की से इशारा करती है तो कार्तिक काजल को दूध लेने के लिए रसोई में भेज देता है। तभी टीना उसके कमरे में आकर तकिया उठाकर कार्तिक पर फेंकती है। ज्यादा पतिव्रता तो नहीं हो रहे हो तुम? मेरी बहन के लिए भूल मत जाना, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे। अरे नहीं जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ। अगर ऐसा है तो तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा? दूर रहा करो उससे, तुम्हारे करीब आने का सिर्फ मुझे हक है। हाँ बिल्कुल, तुम ही मेरे करीब हो। ये कहकर कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसके एक झुमके को उतार देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? काजल आ गई तो उसने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। अभी तो तुमने बोला था तुम मेरे करीब आ सकती हो, तो मैं ये सब भी न करूं? मैं नहीं चाहता तुम अभिमन्यु के करीब जाओ। वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। तभी अचानक से काजल आ जाती है और कार्तिक उसे धक्का मारता है और काजल कहती है, अरे टीना दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, तुझे ढूंढते हुए आई थी, पर तू यहाँ नहीं थी तो फिर मैं कार्तिक से बात करने लग गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अभिमन्यु मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये देखकर काजल को अजीब तो लगता है पर वो नजरअंदाज कर देती है। टीना अपने कमरे में चली जाती है और थकावट का बहाना मारकर सो जाती है, जो कि अभिमन्यु को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही अगले दिन जब टीना रसोई में खाना बना रही थी तभी कार्तिक उसे अकेला देखकर जकड़ लेता है। वो उसे फिर से अलग करती है। तभी काजल वहां आ जाती है। अरे कार्तिक, आप यहाँ पर? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता दीजिए। हाँ, तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, मेरे लिए पनीर के पराठे बना देना। जी बना दूंगी। दीदी, आपने क्या बनाया है जीजू के लिए? उन्हें कढ़ी पकौड़े बहुत पसंद है, वही बनाया है, ये उन्हें देकर आ, मैं काम कर रही हूँ। ये सुनकर काजल अभिमन्यु के पास कढ़ी पकौड़े लेकर जाती है। इसे देखकर अभिमन्यु खुश हो जाता है और चाव से खाता है। काजल वहाँ से जाती है कि फिसल कर अभिमन्यु की बाहों में आ जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को ताड़ते हैं। सॉरी जीजू, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं काजल, जीजू मत बोलो, बहुत ओल्ड फैशन हो गया, तुम मुझे अभी ही बोला करो, ओके? अभी। और हाँ, अगले हफ्ते हमें रिसोर्ट पर पहुंचना है, तो तैयारी कर लेना। ओके अभी। ये कहकर अभिमन्यु चला जाता है। शाम के समय जब अभिमन्यु दफ्तर से लौटता है तो टीना फोन में कार्तिक की फोटो देखकर किस कर रही थी। अभिमन्यु देख लेता है और कुछ पूछता है तो टीना बहाना लगा देती है। फिर वो भी भूल जाता है और उसके बालों में गजरा लगाता है। कैसा लगा तुम्हें ये टीना? बहुत अच्छा है। ऐसे ही एक ही घर में छुपकर टीना कार्तिक से मिलती है। ऐसा होते हुए अभिमन्यु और काजल को शक होता है, पर वो इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। 2-3 दिन बाद सभी रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां अपने अपने पति के साथ वो बहुत फोटो खींचती हैं, टाइम स्पेंड करती हैं, एक साथ डिनर करते हैं। वाह, ये रिजॉर्ट तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत मजा आया। मैं लेकिन बहुत थक चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ। चलो जाकर सो जाते हैं। ये कहकर कार्तिक आंखों ही आंखों में टीना को अपने पास बुलाने का इशारा देता है। फिर चारों अपने रूम में चले जाते हैं। कार्तिक और टीना अपने अपने पार्टनर को बेवकूफ बनाकर पूल में एक दूसरे से गले लगते हुए मिलते हैं। काजल अपने पति को बेड पर ना पाकर खिड़की से बाहर की ओर झांकती है, जहां उसे अपनी गोरी बहन सौतन के रूप में पति के साथ दिखती है। ये क्या, इतने दिनों से जो मैं देख रही थी उसे मैंने यूं ही नजरअंदाज किया है, लेकिन इन दोनों का सच में चक्कर चल रहा है। मुझे अभिमन्यु को बताना होगा।
काजल अभिमन्यु को लेकर स्विमिंग पूल की ओर पहुंच जाती है। ये नज़ारा देखकर अभिमन्यु जोर से टीना का नाम लेता है। टीना, ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी होकर मुझसे ही दगाबाजी करी। अरे कुछ नहीं तो एक बार अपनी बहन के सुहाग के बारे में तो सोच लेती। क्यों सोचूं मैं? और इसके लिए और मुझे किसी हिम्मत की जरूरत नहीं, ना ही मुझे शर्म करने की जरूरत है। मैं कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी पहले से। गलती से हमारा रिश्ता ऐसे जुड़ा जिसकी वजह से हमें छुप छुप कर मिलना पड़ा। वाह दीदी, तुम तो मेरी सौतन बन गई। अगर ऐसा ही था तो शादी होने से पहले बता देती। 4 जिंदगी बर्बाद करने का हक तुम्हें किसने दिया? देखो, हम दोनों तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ठीक है, आप दोनों साथ रहो, पर अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मुझे अपनाएगा? मैं हूं ना काजल। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मुझसे शादी करना चाहोगी? ये सुनते ही काजल अभिमन्यु के गले लग जाती है। ये देखकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और अब दोनों बहनों को अपना असली जीवन साथी मिल गया था, जिसके बाद वो दोनों बहन अपने जीवन साथी से दोबारा शादी करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। रवीना ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने दोनों बेटों की शादी की थी। उसकी एक बहू काली और दूसरी गोरी थी, लेकिन इस बात को लेकर ना ही रवीना और ना ही बहुएं आपस में कोई भी भेदभाव करती थी। अरे कब से ये इतनी तेज बारिश हुए जा रही है। अगर ये नहीं रुकी तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। एक तो पहले ही घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऊपर से इस तेज बारिश ने और टेंशन दे रखी है। रवीना के दोनों बेटे खेती बाड़ी का काम करते थे। उनके पास खेती के लिए ज़मीन बहुत कम थी, जिसकी वजह से रवीना के घर में पैसों की किल्लत रहती थी। एक दिन रवीना का बेटा रोहित अपना उदास मुंह लिए घर आता है। क्या हुआ बेटा, तू परेशान है? माँ, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ है, तू मुझे खुलकर बता। जेठ जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? माँ, 3 दिन की लगातार बारिश ने हमारी फसल को बिल्कुल खराब कर दिया है। कुछ नहीं बचा, पूरी फसल गल गई माँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? मुझे माफ कर दे माँ। तेरा ये बेटा कभी भी तुझे किसी चीज की बेफिक्री नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बेटा, अब तू ज्यादा चिंता मत कर, जो हुआ सो हुआ। एक तरफ घर में सारी फसल खराब होने की वजह से टेंशन का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ रवीना की बड़ी बहू आकांक्षा। अरे आकांक्षा, शादी के बाद भी तेरी तो स्किन पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अपनी शीशे जैसी चमकदार स्किन का राज तो बता। कोई राज नहीं है। और क्या शादी के बाद स्किन खराब हो जाती है? हमने तो यही देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपना प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करो तो कुछ भी नहीं बदलता, और बल्कि चेंजेस से बहुत सी चीजें तो पहले से भी बेहतर हो जाती है। तू फिर से शुरू हो गई। तुझे तो वैसे कोई पार्लर वाली होना चाहिए था। जितनी बातें तू हमें ऐसे ही बताती है, अगर इतनी बातें तू अपने पार्लर में बताए तो इससे तुझे भी बहुत फायदा होगा। कहाँ खो गई? कुछ नहीं। चल अब हम चलते हैं, वरना हमारी सास घूसो लातों से हमारा फेशियल करेगी। चल, वरना मेरी सास भी अचानक ही कुंफू सीख जाती है। आकांक्षा भी वापस घर आ गई। घर आकर जब उसने सभी का चेहरा उतरा हुआ देखा तो वो पूछने लगी, अरे आज सभी इतने शांत क्यों हैं? कोई मौन व्रत रख लिया है क्या? भाभी, बहुत बुरा हुआ। अक्षिता ने आकांक्षा को सारी बातें बता दी। घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है और खेत में भी अब कुछ नहीं बचा। हमारी छोटी सी जमीन पर उगाई गई फसल पूरी खराब हो चुकी है। ऐसा क्या? लेकिन रोहित जी कहाँ है? वो अभी अभी काम की तलाश में बाहर गया है। अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। अपने घर की इतनी खराब स्थिति देखकर आकांक्षा को उसकी सहेलियों की बात याद आ गई। माँ, अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए क्यों ना हम लोग कुछ करें? क्या? हम क्या कर सकते हैं? माँ, शादी से पहले मुझे सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक था। पता है, मैंने ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स भी किया था, लेकिन फिर माँ बाप ने मेरी शादी कर दी और मैं अपनी इस कला का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। सच भाभी, आपको भी ब्यूटिशियन आता है? हाँ। क्या तुम भी जानती हो अक्षिता? हाँ, लेकिन मुझे कुछ बनने करने की इच्छा नहीं थी, तो इसलिए मैंने बस इस कला को अपने शौक के लिए सीख लिया था। लेकिन आज लगता है कि अब अपनी इस कला से कुछ हासिल करने की बारी है। ये तुम दोनों क्या बातें किए जा रही हो?
कमाने का काम मर्द का होता है और हमारे गांव में औरतें बस चूल्हा चौका ही करती है। ये पैसा कमाई इस सब में औरत का कोई मतलब नहीं होता, समझी बहुओं? माँ, ये पुरानी सोच अब आप भुला दीजिए। और किसने कहा कि पैसा कमाना सिर्फ आदमी का काम है? अब जमाना बदल रहा है। हर फील्ड में जितने मर्द हैं उतनी ही औरतें भी हैं। तो प्लीज आप हमें मत रोकिए। अगर हम अपनी इस कला को अब भी काम में ना ला पाए तो फिर क्या फायदा? जेठानी जी ठीक कह रही है माँ, हमें बस एक मौका देके देखिए। हम अपना काम पूरी मेहनत के साथ करेंगे और अपने हालातों को बदल देंगे। अपनी बहुओं की बात सुनकर रवीना मान गई और बोली, ठीक है, तुम इस काम को कर लो, लेकिन हाँ याद रहे, अगर इन सब में से 3 महीने में कुछ फायदा नजर नहीं आया तो मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगी। दोनों बहुओं ने अपनी सास की बात मान ली। ब्यूटी पार्लर को चलाने के लिए तो बस 1 महीना काफी होता है। अगर तुम्हारी कला लोगों को पसंद आ गई तो फिर तुम्हारी कमाई होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हम पार्लर खोलेंगे कहाँ? सही कहा, इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। घर तो हमारा बहुत छोटा है, हम ये काम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन कोई तो जगह होगी। सोच अक्षिता सोच। आइडिया भाभी, जगह मिल गई। कहाँ? भाभी, क्यों ना हम अपना ब्यूटी पार्लर गांव के बीचों बीच बड़े वाले बरगद के पेड़ के नीचे खोलें? इससे हम सभी की नजरों में भी आ जाएंगे और वो जगह भी अच्छी है। आइडिया तो अच्छा है, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर क्या था, दोनों बहुएं मेहनत से अपने पार्लर खोलने की तैयारी में जुट गई। उन्होंने पेड़ के नीचे एक बड़ा सा शीशा रखा और एक लकड़ी की कुर्सी। पेड़ की किनारियों पर उन्होंने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट सजाए और वहीं बैठकर ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। भाभी, गांव में मेकअप और स्किन केयर का क्रेज बहुत कम होता है, तो क्या यहाँ पर कोई आएगा? किसने कहा कि कम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में पार्लर वगैरह होते ही कहाँ है जो लोग उनसे फायदा उठाए। तू देखना, अभी कितने सारे ग्राहक आएंगे। दोनों बैठी हुई बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर 2 औरतें आ गई। आइए आइए, आपका हमारी ब्यूटी सर्विस में स्वागत है। यहाँ पर ये पार्लर में पहली दफा देख रही हूँ। जी हाँ, आज हमारा पहला दिन है इसलिए। ओह, तो इसका मतलब कि हम तुम्हारे पहले ग्राहक हैं। जी, चलो अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। मैं मेरा फेशियल कराना चाहती हूँ। यहाँ आ जाइए। और मुझे आज पार्टी में जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अच्छे से तैयार कर दो। और हाँ, मेरा हेयर स्टाइल भी कर देना। जी जरूर। दोनों बहुएं पूरी मेहनत से अपने काम में जुट गई। कुछ देर बाद उन दोनों ने उन्हें तैयार कर दिया और बोली, अब आप खुद को शीशे में देखिए और बताइए कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है। उस औरत ने खुद को शीशे में देखा तो बहुत खुश हो गई और वो दोनों औरतें खुशी से वहाँ से चली गई। वो दोनों कितनी खुश थी ना। दूसरों को खुश करके अच्छा लगता है। उन दोनों औरतों ने पूरे गांव की औरतों में आकांक्षा और अक्षिता के पार्लर की बात फैला दी और पहले ही दिन उनकी ब्यूटी पार्लर सर्विस में बहुत सारी औरतें आ गई और इसी तरह से दिन बीत गया। शाम को उन दोनों ने सारे पैसे जाकर अपनी सास को दे दिए। वाह बहुओं, इतने पैसे तो रोहित मोहित पूरे महीने में कमाते थे। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अगले दिन भी पार्लर में बहुत सारे लोग आए और उन दोनों ने पूरे मन से अपना काम किया। रोज इसी तरह से सिलसिला चल रहा था। भाभी, अब तो हम दोनों गांव में अच्छे खासे फेमस हो चुके हैं, तो क्यों ना हम अपने पार्लर को एक नाम और दुकान दे दें? बिल्कुल, क्योंकि ये हम दोनों का पार्लर है, तो इसका नाम होगा देवरानी जेठानी का ब्यूटी पार्लर। जरूर। उन दोनों ने बाजार में एक दुकान खरीदी और फिर वहां पर अपना काम जारी किया। अक्षिता और आकांक्षा का काम अब बहुत अच्छा चल चुका था। उनके दिन भी अब पूरी तरह से बदल चुके थे और सब कुछ ठीक हो गया था और इसी तरह से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।